सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के बिहार दौरे की, तेजस्वी यादव के नीतीश कुमार को लिखे पत्र की, जानेंगे ईवीएम पर कैसे बढ़ रही है मोदी सरकार की मुसीबत, विजय शाह मामले में एसआईटी पर क्यों उठ रहे हैं सवाल, जानेंगे भारत से बातचीत के लिए क्यों परेशान है पाकिस्तान, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया पोस्ट, पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष और तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष बनाए जाने की आलोचना, भारत सरकार से की बड़ा कूटनीतिक रुख अपनाने की बात। दूसरी बार हुई राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, सीएम योगी बने यजमान, 2 बार एक ही मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को शंकराचार्य बता चुके हैं शास्त्रों के खिलाफ। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेडी नेता पिनाकी मिश्रा से की शादी, जर्मनी में हुई सीक्रेट मैरिज, पुरी के पूर्व सांसद हैं पिनाकी मिश्रा। शेयर बाजार में तेजी, 443 अंकों की तेजी के साथ 81,442 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 130 अंकों की बढ़त के साथ 24,750 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी एक बार फिर से बिहार के दौरे पर पहुंच रहे हैं। बिहार दौरे से पहले उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार पर तीखा हमला किया है, हर मुद्दे पर सरकार को फेल बताया है। तो वहीं राहुल के दौरे से पहले बीजेपी में चिंता दिखाई दे रही है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 6 जून को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। ये इस साल उनका 6ठा बिहार दौरा है, जो आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सियासी हलचल बढ़ा रहा है। इस दौरे से पहले राहुल ने हालिया एक्सपोस्ट में नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल ने लिखा, 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार ना तो बिहार को सुरक्षा दे पाई, न सम्मान और न ही विकास। अपराध, बेरोजगारी और पलायन, यही नीतीश बीजेपी सरकार की असली पहचान बन चुकी है। जनता को लाचार बनाकर सत्ता से चिपके रहना ही इनका एजेंडा है। नीतीश सरकार न्याय नहीं, सिर्फ सत्ता की राजनीति का प्रतीक बन चुकी है। अब बहुत हुआ, समय आ गया है कि हम अन्याय के इस चक्र को तोड़ें और बिहार को सुरक्षा, स्वाभिमान और सम्मान की राह पर आगे ले चलें। बता दें कि 6 जून को राहुल गया में महिलाओं के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यहाँ वो कांग्रेस की माई बहन मान योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 2,500 रुपए देने के वादे को रेखांकित करेंगे। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि ये योजना कर्नाटक और तेलंगाना की तर्ज पर लागू होगी। राहुल गया के गहलोर गांव में माउंटेन मैन दशरथ मांझी को श्रद्धांजलि देंगे और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो नीतीश कुमार की गृह जनपद नालंदा के राजगीर में ओबीसी और ईबीसी मुद्दों पर सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां करीब 5,000 लोग जुटेंगे। बीजेपी में इस दौरे से बेचैनी है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राहुल पर चुनावी पर्यटक होने का तंज कसा, जबकि कांग्रेस समर्थक इसे सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा से जोड़ रहे हैं। ये दौरा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने और महागठबंधन में स्थिति मजबूत करने की कोशिश है। राहुल गांधी के गया और राजगीर दौरे को लेकर एनडीए परेशान दिख रहा है, खास तौर पर नीतीश कुमार चिंता में है। तो नीतीश की चिंता को तेजस्वी यादव और बढ़ा रहे हैं। तेजस्वी ने नीतीश को पत्र लिखा है, जिसमें जाति जनगणना से लेकर आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने की बात कही है। बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को अल्टीमेटम दे दिया है। तेजस्वी ने आरक्षण के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है। तेजस्वी ने नई आरक्षण नीति बनाने और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसा न करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तेजस्वी यादव ने इसके लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने एक्स पर इस खत को शेयर करते हुए लिखा, महागठबंधन सरकार में बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को अपनी ही सरकार में संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने में घोर विफल रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखा है। बाकी हमने जो करना है वो हम करेंगे। दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्गों का वोट लेकर आरएसएस बीजेपी की पालकी ढो रहे अवसरवादी सुविधा भोगी नेताओं को भी बिहार की न्यायप्रिय जनता के साथ अच्छे से समझेंगे। तेजस्वी ने अपनी चिट्ठी में लिखा, अगस्त 2022 में सरकार में आने के बाद महागठबंधन सरकार ने साल 2023 में जाति आधारित गणना का काम पूरा किया था। इस गणना के बाद विभिन्न जातियों की जनसंख्या एवं उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर विधेयक पारित कराकर राज्य के पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा 65% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। बिहार में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए 75% आरक्षण सीमा निर्धारित की गई थी। उन्होंने आगे लिखा कि इस कानून को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया।
तेजस्वी ने मांग की कि बिहार विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर एक नया आरक्षण विधेयक पारित कराकर कुल 85% आरक्षण का प्रावधान किया जाए और इसे 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो आंदोलन की शुरुआत कर देंगे। अब इस पर सरकार क्या रुख अपनाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। बिहार में चुनाव से पहले एनडीए मुश्किल में दिख रहा है, महागठबंधन मजबूत हो रहा है, तो दिल्ली में भी बीजेपी की परेशानी बढ़ रही है। इंडिया गठबंधन के सुर में अब बीएसपी चीफ मायावती के सुर भी मिलने लगे हैं। मायावती ने अब ईवीएम को लेकर मोर्चा खोल दिया है। तो क्या कुछ कहा बीएसपी चीफ ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने एक और बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की वकालत की, तो वहीं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के रहते इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में धांधली हो रही है, जिसके कारण बसपा प्रत्याशियों को हराया जा रहा है। मायावती ने दावा किया कि जब तक केंद्र में मोदी सरकार है, ईवीएम से चुनाव होते रहेंगे। उन्होंने कहा, जब सरकार बदलेगी तब बैलेट पेपर से चुनाव होंगे और बसपा के अच्छे दिन आएंगे। मायावती ने जोर देकर कहा कि बसपा और पूरा विपक्ष चाहता है कि देश में सभी चुनाव बैलेट पेपर से ही कराए जाएं। ऐसे में अब हमारी पार्टी सहित अधिकांश विपक्ष की पार्टियां भी यही चाहती हैं कि देश में सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह ही बैलेट पेपर के जरिए होने चाहिए, जो वर्तमान सरकार के रहते तो संभव नहीं हो सकता। इसके साथ ही मायावती ने बिना नाम लिए आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद पर भी हमला बोला। उन्होंने बसपा को देश की एकमात्र अंबेडकरवादी पार्टी बताते हुए कहा कि कुछ स्वार्थी और अवसरवादी लोग बाबा साहेब अंबेडकर के नाम का दुरुपयोग कर दलित और पिछड़े वर्गों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो ऐसे लोगों के बहकावे में न आएं। उन्होंने कहा, कुछ पार्टियां बसपा की बढ़ती ताकत से परेशान हैं और दलितों को गुमराह करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। मायावती का ये बयान उनकी पार्टी के वोट बैंक को बचाने और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। उनके इस आक्रामक रुख से साफ है कि वो बसपा को मजबूत करने और विपक्षी दलों के खिलाफ अपनी स्थिति को और सशक्त करना चाहती है। ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो सवाल मध्य प्रदेश सरकार पर भी उठ रहे हैं। जिस तरह से कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ बयान देने वाले मंत्री विजय शाह का बचाव किया जा रहा है, उसके चलते पहले ही मोहन यादव सरकार घिरी हुई थी और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी एसआईटी अधिकारियों के ट्रांसफर ने इन सवालों को और मजबूती दे दी है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह को बचाने की कोशिश के आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं। विजय शाह के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए एसआईटी के गठन का निर्देश दिया था। एसआईटी में शामिल सागर जोन के आईजी प्रमोद वर्मा, वहीं विशेष सशस्त्र बल के पुलिस उप महानिरीक्षक कल्याण चक्रवर्ती और डिंडोरी की एसपी वाहिनी सिंह को शामिल किया गया था। एसआईटी की जांच को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे थे। दावा किया जा रहा था कि एसआईटी मंत्री विजय शाह को बचाने की कोशिश कर रही है। सरकार की तरफ से भी जांच दल पर दबाव बनाने के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे थे और अब एमपी की सरकार ने विजय शाह मामले की जांच करने वाली एसआईटी के अधिकारियों के ही ट्रांसफर कर दिए हैं। डीआईजी डी कल्याण चक्रवर्ती को हटाकर छिंदवाड़ा रेंज का डीआईजी नियुक्त किया गया है। इसे चक्रवर्ती का एक तरह से प्रमोशन माना जा रहा है, क्योंकि अभी वो कम महत्वपूर्ण काम देख रहे थे। अब उन्हें एक रीजन की कमान मिल गई है। इससे पहले एसआईटी के प्रमुख आईजी सागर रेंज प्रमोद वर्मा का ट्रांसफर जबलपुर किया जा चुका है। यानी विजय शाह मामले की जांच कर रहे अधिकारियों पर सीएम मोहन यादव सरकार की मेहरबानी सवालों में है। बता दें कि विजय शाह ने कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें आतंकियों की बहन बता दिया था, जिसके चलते पहले जबलपुर हाईकोर्ट ने उन्हें जमकर फटकार लगाई थी। वहीं बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी तीखी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने विजय शाह के माफीनामे को घड़ियाली आंसू बता दिया था। फिलहाल एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से अधिकारियों पर दबाव बनाने के आरोप लग रहे हैं, उससे एसआईटी पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। शामिल 3 में से 2 अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। वैसे सवाल तो एसआईटी पर पहले ही उठ रहे थे और अब ट्रांसफर आदेश के बाद चिंता भी बढ़ती दिख रही है। क्या विजय शाह को बचाने की कोशिश चल रही है? तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पोस्ट करने वाली लॉ स्टूडेंट के मामले में भी बड़ा खुलासा हुआ है। वैसे तो कोलकाता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन जब कोर्ट ने पनोली को जमानत नहीं दी थी तो जज को भी धमकियां दी गई थी। तो क्या है पूरा मामला,
देखिए इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली के मामले में एक बार फिर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन इस बार शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत मिल गई। हालांकि कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उनके देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। अदालत ने यह भी कहा है कि उन्हें 10,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले गार्डन रीच थाने को शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के मामले की केस डायरी अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद केस डायरी पेश की गई और अब शर्मिष्ठा को फिलहाल राहत मिल गई है। लेकिन कब तक के लिए इस बारे में अभी कुछ भी कहा जाना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से शर्मिष्ठा के समर्थकों ने बवाल मचाया हुआ है, उससे शर्मिष्ठा की मुश्किलें बढ़ना तय है। ऐसा इसलिए क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट के जज पार्थ सारथी चटर्जी को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने 3 जून को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को जमानत देने से इनकार कर दिया था। जांच होने पर ये सभी आईडी फेक निकली है, लेकिन धमकी देने वालों की तलाश जारी है। बता दें कि भारतीय दंड संहिता के तहत किसी जज को धमकाना अवमानना की श्रेणी में आता है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 506 आपराधिक धमकी और धारा 124 राजद्रोह अगर गंभीर हिंसा के लिए उकसाया गया हो जैसी धाराएं लग सकती हैं। इन मामलों में साइबर सेल और खुफिया एजेंसियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे पहले शर्मिष्ठा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने वाले वजाहत खान को भी धमकी मिल रही थी। यही नहीं, उनके पिता का दावा है कि वो लापता हैं। इसके अलावा वजाहत खान के खिलाफ अब खुद कई राज्यों में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। असम पुलिस ने खान पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और घृणा फैलाने वाली सामग्री पोस्ट करने के आरोप में मामला दर्ज किया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए कोलकाता पहुंच गई है। कोलकाता पुलिस ने भी श्री राम स्वाभिमान परिषद नामक संस्था की शिकायत पर खान के खिलाफ केस दर्ज किया है। जब पुलिस वजाहत खान के घर पहुंची तो वो मौजूद नहीं थे और इसीलिए कहा जा रहा है कि शर्मिष्ठा घिर सकती है। जज को धमकी मिलने पर सवाल उठ रहे हैं। वैसे हिंदूवादी संगठन तो पहले से ही पनोली के साथ दिख रहे थे। असम पुलिस ने तो उस व्यक्ति के खिलाफ ही एफआईआर कर ली जिसने पनोली के खिलाफ शिकायत की थी। ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। तो सवाल कर्नाटक में आरसीबी के आईपीएल जीतने पर हुए समारोह पर भी उठ रहे हैं। इसे लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। तो क्या कहा हाईकोर्ट ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की, जहां चीफ जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस सीएम जोशी की बेंच ने अटॉर्नी जनरल को जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 जून को होगी। दरअसल आप जानते हैं कि बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर 4 जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पहली आईपीएल जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई थी और 47 लोग घायल हो गए थे। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। कर्नाटक सरकार ने कोर्ट को बताया कि घायलों को तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई और घटना के समय 1380 पुलिसकर्मी वहां तैनात थे। हालांकि याचिकाकर्ता के वकील ने सवाल उठाया कि आरसीबी खिलाड़ियों को सम्मानित करने का फैसला किसने लिया, क्योंकि वो देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वकील ने यह भी पूछा कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। दरअसल यह हादसा उस वक्त हुआ जब आरसीबी की ऐतिहासिक जीत के बाद स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी। प्रशंसकों का उत्साह हादसे में बदल गया, जिसने न सिर्फ बेंगलोर बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। कोर्ट ने इस मामले में कड़ी निगरानी का भरोसा दिलाया है। अब 10 जून के लिए इस मामले को लिस्ट किया गया है। अब सबकी निगाहें इस तारीख पर टिकी हुई है। एक जश्न कई जान पर भारी पड़ गया। बेंगलुरु में 11 लोगों की जान चली गई। अब इसे लेकर आरोपों का सिलसिला चल रहा है। तो दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच हुई जंग के बाद सीजफायर के क्रेडिट लेने की होड़ भी अभी खत्म नहीं हो रही है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सीजफायर क्रेडिट ट्रंप को दे दिया और साथ ही बड़ी डिमांड भी की है कि भारत से बातचीत भी शुरू करा दे। तो क्यों भारत से बातचीत करना चाहता है पाकिस्तान? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान में तनाव गहराता जा रहा है। भारत के सख्त एक्शन से पाकिस्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में अब पाकिस्तान के रुख में भी बदलाव देखा जा रहा है। जो पाकिस्तान अब तक भारत को गीदड़ भभकी दे रहा था, अब वहां के प्रधानमंत्री भारत से बातचीत की मांग कर रहे हैं। पीएम शहबाज शरीफ अब भारत से बातचीत की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि वो पहले भी ये बात कह चुके हैं, लेकिन इस बार शहबाज शरीफ ने भारत के साथ व्यापक वार्ता शुरू करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मदद की गुहार लगाई है। इसके साथ ही शहबाज ने सीजफायर का क्रेडिट भी ट्रंप को दे दिया, जबकि भारत का रुख अब भी वही है कि अब पाकिस्तान से बात नहीं होगी। अगर होगी तो 2 ही मुद्दों पर, आतंकवाद और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके पर। और अब जब शहबाज शरीफ ने ट्रंप से गुहार लगाई है तो कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने उसे करारा जवाब भी दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आपका पड़ोसी अपने खूंखार कुत्तों को आपके बच्चों पर छोड़ देता है और फिर कहता है कि चलिए बातचीत करते हैं, क्या आप बात करेंगे? साफ है भारत अपने रुख पर कायम है, जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है।
इसका अंदाजा पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के यूएन में दिए बयान से भी लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मोदी खुद को इजरायली पीएम जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे उनके आसपास भी नहीं हैं। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि वो खराब उदाहरणों से प्रेरित ना हो। उनका ये बयान दोनों देशों के तनाव को और बढ़ाने वाला माना जा रहा है। इस बीच बीएसएफ डीआईजी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी एक्टिव मोड में है, सीमा पर जवान सतर्क हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। रामदेव की दवाई का रिएक्शन 15 साल बाद हुआ है। यहाँ पर नहीं, लेकिन वो हुआ है नेपाल में। 2010 का ये मामला है। वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री माधव के ऊपर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर लिया गया है और उनकी संसद की सदस्यता भी निलंबित कर दी गई है। मामला ये हुआ कि 2010 में उन्होंने रामदेव को उनकी पतंजलि के लिए अपनी सीमा से आगे जाकर के जमीन अलॉट कर दी। फिर क्या था, ये मामला उनके ऊपर दर्ज कर लिया गया, जिसकी सुनवाई अभी हुई और उनको अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ा।